इसमें सेकेंड पार्ट में रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर देखना है मुझे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट पहले क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इसमें इस डायग्राम में देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट ये क्या है। तो एक सिलेंडर है जिसका ऊपर वाला सीलिंग से अटैच्ड है, यानी फिक्स्ड पार्ट है सिलेंडर का ऊपर का पार्ट, और नीचे के पार्ट को ऐसे ट्विस्ट हम किए नीचे के पार्ट को, वैसे ही जैसे बॉटल के कैप को ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए जैसे ट्विस्ट करते हैं वैसे इसको ओपन करने जैसा, कैप ओपन करने जैसा ऐसे ट्विस्ट की। तो ए पॉइंट ए डैश पे आ गया, पहले एक मॉलिक्यूल था ए, वो ए डैश पे आ गया। तो जितना ये मूव किया इसको आर्क भी हम लिख सकते हैं, आर्क ए ए डैश। और अगर इसका रेडियस सिलेंडर का आर है और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा है, तो थीटा आर, और एल में ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल टू आर्क, यहाँ पे है ए ए डैश अपॉन रेडियस की जगह पर आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये थीटा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट। और एंगल ऑफ शेयर किसको बोलते हैं, ये फाई एंगल को बोलते हैं, कि ये पहले कौन से पोजीशन पे था ए और कितना एंगल कितना डिस्प्लेस इधर हो गया, तो आर्क इतना डिस्प्लेस हो गया। तो फाई एंगल को या टैन फाई एंगल को शेयर स्ट्रेन बोले थे हम लोग। तो ये फाई एंगल कैसे मिलेगा, तो कितना ये ए डैश आगे बढ़ गया यानी आर्क लेंथ अपॉन ये पॉइंट का इनिशियल पोजीशन क्या था, फिक्स्ड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, तो एल डिस्टेंस पे पहले, तो एल से डिवाइड मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो इससे फाई इक्वल टू ये आया। तो ए डैश दोनों में, यहाँ भी ए डैश है, इसमें भी ए डैश है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, या ए डैश का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मुझे थीटा और फाई में रिलेशन निकालना है, तो दोनों को ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो थीटा बाई फाई इक्वल टू क्या होगा, ए डैश अपॉन आर, और इसमें नीचे आ जाएगा ए डैश अपॉन एल। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा बाई फाई, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट और फाई है शेयर, एंगल ऑफ शेयर। तो ए डैश अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए डैश, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन शेयर एंगल इक्वल टू एल अपॉन आर आ गया रिलेशन, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है शेयर एंगल इंटू एल, मतलब लेंथ ऑफ सिलेंडर अपॉन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो याद रखना है हमको, एंगल ऑफ ट्विस्ट और शेयर एंगल के बीच रिलेशन है ये। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आगे आएगा एक्सरसाइज में। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ नेक्स्ट है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो देखेंगे हम। तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक यहाँ पे कोई रॉड या ऐसा कुछ मटेरियल एक है, और इसमें हम लोग डिफरेंट वेट को रखेंगे यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा इसके ऊपर वेट रखते जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा इसके लेंथ में। तो जो भी इसके ऊपर हम वेट रखेंगे इस पे, वो फोर्स इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया करने से स्ट्रेस आएगा। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिए और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब इसका लेंथ में कितना चेंज आ रहा है अपॉन इनिशियल लेंथ। तो शुरू में यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कि स्ट्रेस इंक्रीज किए, वाई पहले सोचना है फिर एक्स, पहले स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम। तो आफ्टर अप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स दिस लेंथ या दिस रोप विल इलोंगेटेड, तो इलोंगेशन आ रहा है, तो वाई इंक्रीज कर रहा है तो एक्स भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ तक, ए पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है। तो ए पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो O से A तक क्या हो रहा है बताइए, O से A तक पॉइंट तक, O से A हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया है पावर 1 वाला। तो A से B तक हम ये भी बोलते हैं, O से A तक हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो O से A के लिए लिख सकते हैं हम कि इट ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स हुक लॉ को ओबे कर रहा है ये। हुक्स लॉ क्या है, ये इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी को क्या बोला जाता है, हुक्स लॉ बोला जाता है। तो O से A तक एक तो हम बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है।
लेकिन ए के आगे क्या होगा, ए पॉइंट के आगे मतलब और ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम, तो स्ट्रेंथ तो आएगा, लेकिन इस बार लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसका पावर 1/2 होगा या 1/3 होगा, ऐसा कुछ होगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हो सकता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेन हो जाए, तो उसके लिए ये ग्राफ ऐसे ए से बी तक ड्रॉ किया हुआ है। फिर अच्छा, ए पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए पॉइंट तक ही हुक्स लॉ ओबे कर रहा है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए पॉइंट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला जाता है। पॉइंट ए का नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है नेम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और बी पॉइंट क्या है इसमें, ए से बी तक, अब यहाँ हम ए बी लिख देते हैं, ए से बी तक भी रीगेन करेगा, 100% रीगेन कर लेगा, जितना चेंज हुआ है पूरा रीगेन कर लेगा अपना, लेकिन वो लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये लीनियर नहीं है, रूट जैसा वेरिएशन, y इक्वल टू रूट एक्स जैसा ये ग्राफ है। तो रीगेन तो यहाँ से भी कर लेगा, बी पॉइंट से भी, लेकिन और वो भी 100% रीगेन कर लेगा, लेकिन लीनियर वेरिएशन नहीं है, इसीलिए इसको अलग दिखाया गया। और बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है, तो इससे आगे और गया अगर मटेरियल, इससे ज्यादा लेंथ इंक्रीज किया बी पॉइंट से, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और ज्यादा स्ट्रेस, तो फिर से इलोंगेशन होगा, लेकिन इस बार वो रीगेन नहीं करेगा, 100% रीगेन नहीं करेगा। जैसे पॉइंट सी की बात करते, तो पॉइंट सी तक अगर आप ले आए, फिर छोड़ेंगे तो वापस तो आएगा, लेकिन वो पूरा 100% वापस नहीं आ पाएगा, उसमें 1% या लेस देन 1% डिफॉर्मेशन रह जाएगा उसमें। So I hope you understood these points. Point A is called proportionality limit because at this point, up to this point, this material is obeying Hooke's law, or we can say that stress is directly proportional to strength up to point A. And up to point B, material also gaining its original shape or size, and also it is gaining 100% original shape after removal of deforming force. But from A to B, graph is not linear. That's why this point, B point, is called yield point. If you go after this point, B point के बाद कहीं भी जाएंगे अगर आप, तो उससे रीगेन नहीं कर पाएगा 100%, B तक ही 100% रीगेन करेगा। ए तक भी लाकर कहीं भी छोड़ देंगे तो रीगेन कर लेगा 100%, बी तक भी छोड़ देंगे तो भी रीगेन कर लेगा, लेकिन ए तक लीनियर वेरिएशन हो रहा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन ए और बी के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। फिर सी कोई पॉइंट नहीं है, सी कोई भी पॉइंट बीच का यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी सी कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, स्पेशल पॉइंट था ए एंड बी। उसके बाद डी पॉइंट है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब डी पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, रूट जैसा प्रोपोर्शनल है, कुछ है, माने स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, इतना तो है डी पॉइंट तक। लेकिन डी पॉइंट के आगे क्या हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है, जब कम भी कर रहे हैं, वाई डिक्रीज भी कर रहे हैं, तो भी ये आगे ही जा रहा है ग्राफ, यानी स्ट्रेन फिर भी आ रहा है, यानी इस पे बहुत ज्यादा लोड हम लगा देंगे, यानी डी पॉइंट अगर अचीव हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिए, तो ये मटेरियल अपने आप नीचे आने लगेगा, इससे फिर इससे हटाएंगे भी 1-2 मास तो भी रुकेगा नहीं, वो नीचे ही गिरते रहेगा और ई पॉइंट पे आकर टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे। और डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, डी पॉइंट का नाम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन डी पॉइंट का नाम है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ए याद रखेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, पॉइंट बी का नाम है यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी का नाम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ई पॉइंट का नाम है फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पे जितना स्ट्रेस और जितना स्ट्रेन आएगा, उतने स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए ये मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ए बी डी और ई ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग को याद रखना। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल कंपेयर करने के लिए डक्टाइल है, कौन सा ब्रिटल मटेरियल है। तो बी पॉइंट तक क्या है, 100% रीगेन कर ले रहा है, और बी पॉइंट के बाद 100% रीगेन नहीं कर रहा है, तो बी पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे कि ये इलास्टिसिटी 100% इलास्टिक मटेरियल है, और उसके आगे इलास्टिक नहीं है, ये फिर रीगेन नहीं कर रहा है। तो जिस ग्राफ में बी से लेकर ई तक
बी से लेकर ई तक जिस ग्राफ का ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो डक्टाइल मटेरियल है, मतलब उसका पतला वायर बना सकते हैं ऐसा। और अगर बी से ई तक किसी का छोटा ग्राफ है किसी मटेरियल का, तो वो हम बोलेंगे कि वो ब्रिटल है मटेरियल। मटेरियल कैसा है? ब्रिटल। तो दो यहाँ पे ग्राफ मैं बता रहा हूँ, दो मेटल के लिए आप बताइए इसमें से कौन सा डक्टाइल होगा, कौन सा ब्रिटल होगा। तो एक मटेरियल के लिए ऐसे ग्राफ है, फिर ऐसे करके और यहाँ तक, और दूसरा मटेरियल का ग्राफ दिया हुआ है इसी ग्राफ में। दूसरे मटेरियल के लिए यहाँ से तो ऐसे आया है मटेरियल और ऐसे आकर यहीं तक खत्म हो गया है ये। तो अभी ब्लू वाले लाइन में और रेड वाले में कौन सा मोर डक्टाइल है? ब्लू वाले में और ये। तो हम बोले इसको 1 और इसको 2 अगर मैं बोलूं, तो हम बोल सकते हैं कि मटेरियल 1 जो है वो ज्यादा ब्रिटल है कि डक्टाइल है? तो डक्टाइल है। तो M1 इज, इसको मटेरियल 1 बोलते हैं, रेड वाले को 2। तो मटेरियल 1 इज मोर डक्टाइल और रेड वाला क्या है? ब्रिटल मटेरियल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मटेरियल। तो ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, अभी जैसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने सीखा है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले रीड करेंगे क्वेश्चन। द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल ए एंड बी आर एज shown in figure या as shown below. Explain the following. First point में एक्सप्लेन करना है which material has greater young modulus. young modulus क्या होता है? young modulus इक्वल टू स्ट्रेस तो होता है स्ट्रेस और नीचे स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। लेकिन कौन सा स्ट्रेस? लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल वाला। स्ट्रेन भी लीनियर वाला, लेंथ चेंज होने वाला स्ट्रेस और लेंथ चेंज होने वाला ही स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को यंग मॉडुलस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पे वाई अपॉन एक्स को क्या स्लोप बोलते हैं इसमें? अगर इसको मैं वाई एक्सिस कहूँ और इसको एक्स, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब वाई बाई एक्स विच इज tan थीटा विच इज इक्वल टू स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप किसका ज्यादा होगा? उसी का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। तो विच मटेरियल ग्रेटर यंग मॉडुलस? तो मटेरियल ए का ग्रेटर यंग मॉडुलस है क्योंकि उसका ज्यादा एंगल बना हुआ है। तो tan ऑफ दैट एंगल विल आल्सो विल become more than tan of angle for graph B. तो A मटेरियल क्या हो गया है? ज्यादा यंग मॉडुलस वाला। B के बारे में बोल रहे हैं which material is more ductile. तो अभी डक्टाइल और ब्रिटल हमने देखा था कि जिसका ज्यादा प्लास्टिक वाला रहेगा रीजन वो ज्यादा डक्टाइल होगा। तो A ही डक्टाइल है क्योंकि ये यहाँ तक है। B तो ब्रिटल है, ये जल्दी से टूट जा रहा है। which material is brittle? तो B। डक्टाइल कौन सा था? A। which more stronger? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है मटेरियल? तो यंग मॉडुलस इसका ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि सेम फोर्स लगाने में कम स्ट्रेन आना। अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाऊं तो जिसमें कम आएगा स्ट्रेन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा। तो ये जिसका कम होगा उसका यंग मॉडुलस क्या आएगा? ज्यादा। तो जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यंग मॉडुलस तो बी का ज्यादा है क्योंकि ज्यादा एंगल बनाया है बी। तो मटेरियल बी नहीं ए का ज्यादा है यंग मॉडुलस। देखिए ए ज्यादा एंगल बनाया है। सो मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल आउट ऑफ दिस टू मटेरियल ए एंड बी।